रात की हवा इतनी तेज थी कि सरकारी दफ्तर के लान में एक पुराना जामन का दरख्त जोर जोर से हिलने लगा और अचानक एक जोरदार झटके के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। ओह नो! सुबह के वक्त जब माली ने लान का जायजा लिया तो इसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर था। दरख्त के नीचे एक आदमी दबा हुआ था। माली फौरन दौड़कर चपरासी के पास पहुंचा और चपरासी ने बगैर वक्त जाए किए क्लर्क को इत्तला दी। क्लर्क भी जल्दी से सुपरिंटेंडेंट के पास पहुंचा और चंद लम्हों में सुपरिंटेंडेंट खुद लान में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में गिरे हुए जामन के दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के गिर्द लोग जमा होना शुरू हो गए। अफसोस, ये दरख्त कितना फलदार था, एक क्लर्क ने आह भरते हुए कहा। और इसकी जामने कितनी रसीली और मीठी होती थीं, दूसरे ने शामिल किया। तीसरे क्लर्क ने अपनी आंखों में नमी लिए कहा, मैं हर साल फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे उन जामनों को खाकर कितने खुश होते थे। माली ने ध्यान से उस दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया और पूछा, लेकिन ये आदमी? सुपरिंटेंडेंट चंद लम्हों के लिए सोच में गुम हो गया और फिर खामोशी से बोला, हाँ, ये आदमी। क्या हाल है पता नहीं, शायद मर गया हो। इतना भारी तना जो सीधा इसकी पीठ पर गिरा, कोई जिंदा बच नहीं सकता, एक चपरासी ने घबरा कर कहा। दूसरे चपरासी ने भी सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये मुमकिन ही नहीं कि बच जाए। इसी दौरान दबे हुए आदमी ने जोर से कराकर कहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ। क्लर्कों में से एक ने हैरत से चीख कर कहा, जिंदा है? वाकई ये तो मौजिज़ा है। माली ने फौरन मशवरा दिया, दरख्त को हटाकर इसे बाहर निकालना चाहिए। लेकिन एक काहिल और मोटा चपरासी जो करीब खड़ा था बोला, मुश्किल है, ये तना बहुत भारी और वजनी है, हमें फौरन मदद के लिए कुछ आलात या लोगों को बुलाना पड़ेगा। माली ने हौसले के साथ कहा, मुश्किल किस बात की? अगर सुपरिंटेंडेंट साहिब हुक्म दे तो 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क मिलकर फौरन दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। कुछ क्लर्कों ने एक साथ जोश से कहा, माली ठीक कहता है, लगाओ जोर, हम सब तैयार हैं। कुछ लम्हों में बहुत से लोग दरख्त को काटने या हटाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुपरिंटेंडेंट ने एक कदम पीछे हटाकर कहा, ठहरो, पहले मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। फिर वो फौरन अंडर सेक्रेटरी के दफ्तर गया। अंडर सेक्रेटरी ने ये बात डिप्टी सेक्रेटरी के पास पहुंचाई और डिप्टी सेक्रेटरी ने इसे जॉइंट सेक्रेटरी के पास पहुंचाया। जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में रिपोर्ट दी और फिर चीफ सेक्रेटरी ने कुछ हिदायत दी। ये सिलसिला ऊपर से नीचे तक चलता रहा और आखिरकार एक फाइल तैयार हो गई जिसमें दर्ज था कि दरख्त को हटाने के लिए क्या इकदामात किए जाएं और किस किस की इजाज़त ज़रूरी है। लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सबके ज़हन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई दबे हुए आदमी को फौरन बचाया जा सकेगा या ये वक्त ज़ाय हो रहा है? बात तो सही है। फाइल का सफ़र जारी रहा और इसके चलते चलते आधा दिन गुजर गया। दोपहर के वक्त दबे हुए आदमी के गिर्द लातादाद लोग जमा हो गए। हर तरफ लोग अपनी राय दे रहे थे और हर किसी के चेहरे पर तशवीश और तजस्सुस वाज़े था। कुछ बेसब्र क्लर्क, जिन्हें सब्र कम और हौसला ज्यादा था, ये सोचने लगे कि मामला क्यों इतनी सुस्त रफ्तारी से हल हो रहा है। ये मनचले क्लर्क हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर दरख्त को खुद से हटाने का इरादा कर चुके थे कि अचानक सुपरिंटेंडेंट भागता हुआ फाइल थामे सामने आया। वो अपनी आवाज में संजीदगी के साथ बोला, हम लोग खुद से ये दरख्त यहाँ से नहीं हटा सकते। ओह नो! हमारा महकमा सिर्फ तिजारत से मुताल्लिक मामलात देखता है और ये दरख्त महकमाए ज़राअत के इख्तियार में है, इसलिए मैं ये फाइल अर्जेंट मार्क करके महकमाए ज़राअत को भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही फौरन दरख्त हटवा दिया जाएगा। ये बात सुनकर लोगों में थोड़ी मायूसी और बेचैनी पैदा हुई, लेकिन सबको अब समझ आ गया कि मामला सिर्फ ताकत और जोर से हल नहीं होगा, बल्कि इसमें सब्र और सरकारी कार्रवाई की ज़रूरत है। दूसरे दिन महकमाए ज़राअत से जवाब आया, लेकिन ये वही उलझाव पैदा करने वाला जवाब था जिसकी सबको तवक्को थी। दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी महकमाए तिजारत पर है। ये पढ़कर महकमाए तिजारत के अफसरान गुस्से से फट पड़े। उन्होंने फौरन जवाब लिखा, पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी महकमाए ज़राअत पर आयद होती है, हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं।
इस तरह फाइल का सिलसिला दूसरे दिन भी चलता रहा और शाम के वक्त एक नया जवाब मौसूल हुआ। इस बार मामला मजीद वाज़े किया गया। हम इस मसले को हार्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि ये एक फलदार दरख्त का मामला है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलात में फैसला करने का मजाज है। जामन का पेड़ एक फलदार दरख्त है, इसलिए ये हार्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के दायरा इख्तियार में आता है। लोग थोड़े परेशान और थोड़े तसल्ली पाए हुए, लेकिन सबके जहनों में ये सवाल घूम रहा था कि आखिर कब और कैसे दबे हुए आदमी को बचाया जाएगा। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, हालांकि लान के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेके दरख्त को खुद से हटवाने की कोशिश न करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खुलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, हैरत गुजरी के तना तुम्हारे कूले पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ ना बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे इसका अता पता बताओ, मैं इसे खबर देने की कोशिश करूँगा। दबे हुए आदमी ने बमुश्किल अपनी आवाज निकाली और बोला, मैं लावारिस हूँ। माली ने ये सुनकर दिल में अफसोस महसूस किया और खामोशी से वहां से मेरे हो गया, जैसे खुद को बेबस महसूस कर रहा हो। तीसरे दिन हार्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से जवाब मौसूल हुआ। जवाब ना सिर्फ सख्त था बल्कि एक हल्की तंज आमेज मुज़ा से भी भरपूर था। मालूम हुआ कि इस महकमा का सेक्रेटरी अदब और फन्नी मामलात का काफी मुताला रखने वाला आदमी है। इसने लिखा, हैरत है कि ऐसे वक्त में जब दरख्त उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे वतन में बाज सरकारी अफसर ऐसे मशवरे देते हैं कि फलदार दरख्त को काट दिया जाए, और वो भी जामन के दरख्त को जिसके मीठे फल अवाम बड़ी रग़बत से खाते हैं। हमारा महकमा किसी सूरत में इस फलदार दरख्त को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये जवाब सुनकर जमा हुए लोगों में हलचल मच गई। एक मनचला क्लर्क जो सब्र से दूर और हौसले में ज्यादा था, जोर से बोला, अब क्या किया जाए? अगर दरख्त को नहीं काटा जा सकता तो फिर इस आदमी को ही निकाल लिया जाए। देखो, इसने इशारे से बताया है कि अगर इसे घाड़ के मकाम से काटा जाए तो आधा आदमी उधर से निकल आएगा और आधा आदमी दरख्त के नीचे से बाहर आ जाएगा और दरख्त वहीं का वहीं रहेगा। बात तो सही है। सब लोग हैरान और कुछ हद तक परेशान थे, लेकिन इस ख्याल ने सस्पेंस और हल्की हिम्मत पैदा कर दी कि शायद कोई नया हल निकल आए। दबे हुए आदमी ने खौफजदा होकर एहतजाज किया, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। एक क्लर्क ने सर हिलाकर कहा, ये भी ठीक कहता है, इसे कोई खतरा नहीं लेना चाहिए। जो शख्स इस अजीब व गरीब तजवीज़ के साथ आया था कि आदमी को धड़ के मकाम से काटा जाए, उसने पर जोर एहतजाज किया, अब नहीं जानते, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ के मकाम पर आदमी को दोबारा जोड़ा जा सकता है। ये सुनकर मामला फौरन मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने इसी दिन एक्शन लिया और अपने सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को तहकीकात के लिए रवाना किया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को बारीकी से टटोला, इसकी सेहत का जायजा लिया, खून का दबाव चेक किया, सांस की आमद और रफ्त, दिल और फेफड़ों की फालियत का मुआयना किया। आखिरकार उसने रिपोर्ट भेजी। इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ऑपरेशन तो मुमकिन है और ऑपरेशन कामयाब भी हो सकता है, लेकिन इस दौरान आदमी मरने का खतरा बहुत ज्यादा है। इस पर सबने एक जोरदार आह भरी और ये तजवीज़ फौरन रद्द कर दी गई। रात के वक्त माली दबे हुए आदमी के मुंह में एहतियात से खिचड़ी के चंद लुकमे डालते हुए बोला, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटरीट के तमाम सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और इसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। दबे हुए आदमी की आंखों में थोड़ी उम्मीद और थोड़ी बेबसी एक साथ झलक रही थी, जैसे वो जानता हो कि अब भी बहुत कुछ ऊपर के फैसले पर मुनहसर है। दबे हुए आदमी ने एक आह भरते हुए आहिस्ता कहा, हमने माना कि तुम तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। माली हैरत से आदमी की तरफ देखकर बोला, क्या तुम शायर हो? आदमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया और इसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी झलक रही थी। अगले दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को
और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। कुछ ही अरसे में सेक्रेटरीट में ये खबर फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग जौक दर जौक इस शायर को देखने आने लगे। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और शाम तक महल्ले महल्ले से शायर आना शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लान भांत भांत के शायरों से भर गया। कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरीज, जिन्हें अदब और शायरी से लगाव था, रुक गए और देखने लगे। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़में सुनाने लगे और कई क्लर्क अपनी गज़लों पर इसला लेने के लिए उसके पास जमा हो गए। जब ये सब देखकर मालूम हुआ कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटरीट की तमाम कमेटी ने फैसला किया कि इस फाइल का ताल्लुक ना एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से है, ना हार्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से, बल्कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट के दायरा इख्तियार में आता है। कल्चरल डिपार्टमेंट से फौरी इस्तदा की गई कि जल्द अज जल्द इस बदनसीब शायर को इस शजरी सायादार से रिहाई दिलाई जाए, ताकि वो अपनी शायरी जारी रख सके और सबके दिलों में अपनी छपी हुई सलाहियत का जादू बखेर सके। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शुबों से गुजरती हुई आखिरकार अदबी अकेडमी के सेक्रेटरी के दफ्तर पहुंच गई। बेचारा सेक्रेटरी फौरन अपनी गाड़ी में सवार हुआ और सेक्रेटरीट की जानिब रवाना हो गया, ताकि दबे हुए शायर से ज़ाती तौर पर मुलाकात कर सके। जैसे ही वो पहुंचा, उसने बेसाख्ता पूछा, तुम वाकई शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी हाँ। सेक्रेटरी की आंखें हैरत से खिल गई और वो तेजी से पूछा, तुम्हारा तखल्लुस क्या है? ओस ओ ओस, सेक्रेटरी ने जोर से चीख कर कहा, क्या तुम वही हो जिसका मजमू कलाम ओस के फूल हाल ही में शाये हुआ है? दबे हुए शायर ने हल्के से सर हिलाकर तस्दीक की। सेक्रेटरी ने थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर पूछा, क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? नहीं तो, सेक्रेटरी ने हैरत और अफसोस के साथ जोर से कहा, हैरत है। इतना अजीम शायर, ओस के फूल का मुसन्निफ और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं। उफ उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। ये कितना बड़ा शायर है और कैसे गोश गुमनामी में दबा हुआ रहा। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए और दबे हुए शायर की अजमत और इसकी अदबी सलाहियतों का अंदाजा सबको हो गया। दबे हुए शायर ने आह भरते हुए कहा, गौशाई गुमनामी में नहीं बल्कि एक दरख्त के नीचे दबा हुआ हूँ। बराए करम मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। सेक्रेटरी फौरन बोले, अभी बंदोबस्त करता हूँ, और जल्दी से अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास पहुंचा और खुशी से बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी एकेडमी ने तुम्हें अपनी मरकजी कमेटी का मेंबर चुन लिया है। ये लो परवाना ई इंतखाब। लेकिन दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा, मगर मुझे इस दरख्त के नीचे से तो निकालो। इसकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं और आंखों से जाहिर था कि वो शदीद तशन्नुज और कर्ब में मुब्तला है। सेक्रेटरी ने अफसोस से कहा, ये हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिलवाने की इस्तेताद भी हमारे पास है, लेकिन जिंदा तुम्हें बचाना हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। शायर ने रुक रुक कर कहा, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी ने हाथ मिलाते हुए कहा, मुसीबत यह है कि हमारा महकमा सिर्फ कल्चर के मामलात देखता है। तुम्हारी जान बचाने के लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर खत भेज दिया है। शाम को माली आया और दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आकर दरख्त को काटेंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। माली खुश था कि दबे हुए आदमी की सेहत बेहतर हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जिंदगी और मौत की कश्मकश अभी जारी थी। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकार आरी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे, मगर उन्हें दरख्त काटने से रोक दिया गया। सबब ये था कि महकमाए खारजा से हुक्म आया कि इस दरख्त को ना काटा जाए। दलील ये थी कि 10 साल पहले हुकूमत पिटोनिया के वजीर आजम ने ये दरख्त सेक्रेटरीट के लान में लगाया था। अगर दरख्त काटा गया तो दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हो सकते थे। एक क्लर्क गुस्से से चलाया, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने समझाते हुए कहा, देखो, दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का मसला भी है और पिटोनिया हमारी हुकूमत को बहुत इमदाद देता है। क्या हम उनकी दोस्ती के लिए एक आदमी की जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं? सब लोग खामोश हो गए। हर एक के दिल में एक ही सवाल था, जिंदगी और ताल्लुकात, किसको तरजीह दी जाए?
अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को सूरत-ए-हाल समझाते हुए कहा, आज सुबह वजीर आजम बैरून मुल्क के दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे महकमाए खारजा इस दरख्त की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो भी फैसला वो देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 5 बजे खुद सुपरिंटेंडेंट शायर के पास पहुंचा, फाइल हाथ में लिए खुशी से चिल्लाया, सुनते हो? वजीर आजम ने दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाक़या की सारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कल वो दरख्त काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से आज़ाद हो जाओगे। उसने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। लेकिन शायर का हाथ सर्द था और आंखों की पुतलियां बेजान लग रही थीं। उसके मुंह में चोटियों की एक लंबी कतार जा रही थी, जैसे जिंदगी और मौत की कश्मकश अभी भी जारी हो। ये लम्हा था जब सबको एहसास हुआ कि शायर की जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी है और अब फैसला सिर्फ वक्त का है कि वो वाकई आज़ाद हो पाएगा या नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ 004 पर आइए और बहुत सी अच्छी, इंटरेस्टिंग, पुरानी और मज़ेदार कहानियाँ देखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखें, हर कहानी के पीछे एक सबक छुपा होता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए।